गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं अविनाश आर्य सीडिंग सक्सेस के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। सीडिंग सक्सेस, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जेपीएससी और सिविल सर्विसेज के नाम पे जो क्लासेस चलते हैं उसमें एक अपना अलग स्थान रखता है। और आज हमारे बीच में जो सेशन है, ये सेशन जो लेने जा रहे हैं उनके बारे में मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा, लेकिन ये जो शब्द हैं वो उनके व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत बड़ा है। ठीक है, आज हमारे बीच में स्टेट टैक्स ऑफिसर जो जेपीएससी 6th हुआ था, उसमें एक फाइनल सिलेक्शन में हमारे बड़े भाई और हमारे गार्जियन स्वरूप श्री संजीव सिन्हा सर आए हुए हैं, और वो एक रैंकर्स भी थे इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो आज वो जो लेक्चर होगा सर लेंगे। मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि सीडिंग सक्सेस के इस मंच पर आएँ और एक अपना लेक्चर सर आज आप लोगों को दे। इनका सानिध्य जो है आप लोगों को मिलेगा। सर वेलकम यू सर। और धन्यवाद। मेरा नाम संजीव सिन्हा और मैं आप लोगों को थोड़े जेपीएससी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये एग्ज़ाम आप आराम से पास कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जम के मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें। और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन थोड़ा क्या है कि इसमें आपको एक प्रॉपर वे में और रेगुलर आपको इसकी तैयारी करनी होगी। तो मैं बिना समय गवाए आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको तैयारी कैसी करनी है और किस लेवल की पढ़ाई आपको करनी है। तो मैं आपको पहले देखिए, जेपीएससी के कुल जो हैं 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें एक पेपर साइंस है। साइंस का पेपर जो है वो आपका 6 पेपर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें 5 सेक्शंस हैं। आपको 5 सेक्शंस पढ़ने हैं, 5 सेक्शंस पढ़ने हैं, और वो 5 सेक्शंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस, जेपीएससी मेंस, क्योंकि देखिए पीटी स्क्रीनिंग है और मेंस से ही आपका सिलेक्शन होगा। मेंस सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेंस में आपको अच्छे स्कोर करने होंगे। और साइंस का एक अहम रोल है अच्छे स्कोर लाने के लिए। तो आप साइंस में, इसमें 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहला तो लाइफ साइंस है, दूसरा है आपका फिजिक्स है, तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, चौथा है आपका साइंस एंड टेक है, और 5वां है आपका एग्रीकल्चर। ये 5 सेक्शंस आपके कवर होने हैं, और इन 5 सेक्शंस पे हम लोग जब फोकस करेंगे, और हर सेक्शन के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इससे 40 मार्क्स, इससे 40 मार्क्स, और इससे 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स। तो इस तरह ये 40 करके आपके टोटल हो गए 200। तो 200 मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए या आपके अच्छे स्कोर करने के लिए ये बहुत ही अहम इसका रोल है। और सबसे बड़ी बात है कि साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप जो लिखेंगे इसमें 100% मार्क्स आपके आएंगे। अदर आर्ट सब्जेक्ट में ऐसा माना गया है कि उसमें क्या होते हैं, स्कोर्स उतने मतलब मार्क्स कटते हैं थोड़ा, लेकिन इसमें मार्क्स 100% दिए जाएंगे, बशर्ते कि आपका लेखन शैली, आपका राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा हो। चलिए, हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग थोड़ा लाइफ साइंस के एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। हम लोग लाइफ साइंस की बात करते हैं। लाइफ साइंस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायोमोलेक्यूल्स। मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव अणु, मैंने इसको सबसे पहले इसलिए उठाया है क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सबसे पहले हम लोग बायोमोलेक्यूल्स के बारे में जानते हैं। क्या होता है बायोमोलेक्यूल्स? व्हाट डू यू मीन बाय बायोमोलेक्यूल्स, या जैव अणु क्या है? देखिए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, जब यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा था, तो यूनिवर्स के क्रिएशन के दौरान क्या थे, पूरे यूनिवर्स में
मतलब एक दो पदार्थ, दो सबस्टांस मौजूद थे, या आप कह सकते हैं दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। एक मॉलिक्यूल जो था वो था जैविक या जैव अणु, और एक था अजैव अणु। इसको बोलते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं नॉन एलाइव भी आप कह सकते हैं, या नॉन बायो मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स का क्या रोल था, इसी से जीव जंतु बने, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जीवित पदार्थ हैं, वो इनसे बने। और अजैव अणु से हमारा वातावरण बना, हमारा इन्वायरमेंट बना। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को बनाने में नॉन बायोमॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे लिविंग थिंग्स जो जीवित पदार्थ हैं उसको बनाने में इस जैव अणु का योगदान है। अब ये जैव अणु क्या है भाई, तो जिनसे जीव जंतु बने हैं, और हम इसे वर्तमान में इसे हम जीव जंतु से ही प्राप्त करते हैं। मतलब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है इसका मेन सोर्स क्या है, जीव जंतु है। अब देखिए, अब ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला तो कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चौथा विटामिन्स, पांचवा हो गया आपका एंजाइम, छठा हो गया हार्मोन्स, सातवां हो गया न्यूक्लिक अम्ल। इन्हीं मॉलिक्यूल से, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं 7 मॉलिक्यूल से जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। और अजैव अणु में क्या हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो भी है, इनको नॉन बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया कि जैव अणु से क्या हुए, जीव जंतु बने, और अजैव अणु से वातावरण बना, हमारा इन्वायरमेंट बना। ठीक है, तो ये हो गए। अब जेपीएससी में ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया, आप समझ गए होंगे जैव अणु किसको बोलते हैं। ब्रह्मांड का जब उत्पत्ति हो रही थी उस समय 2 पदार्थ थे, एक जैव, जिन्हें पहला जैव अणु और दूसरा को अजैव अणु, है ना, बायोमॉलिक्यूल्स और नॉन बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल से जीव जंतु का निर्माण हुआ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और इससे हमारा इन्वायरमेंट बना, क्योंकि हम बिना इन्वायरमेंट के भी नहीं रह सकते हैं। अब ये जैव अणु टोटल 7 हैं, 7। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैव अणुओं की कुल संख्या कितनी है, 7। ये 7 आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाई, या व्हाट डू यू मीन बाई कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, सबसे पहला चीज़ तो है, आप लिखिएगा कि ये एक जैव अणु है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। ठीक है। दूसरा, ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीन्स होता है जो कार्बन से बने हैं। कार्बन के कंपाउंड को बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं।
तो कहने का मतलब है कि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो थोड़ा जटिल है। साधारण जो कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, मतलब ये कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब एक सवाल उठता है कि ये क्या क्या चीज़ से मिलके बना है। इसको देखिए, ये 3 चीज़ से मिलके बना। कार्बन तो मस्ट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। समझ गए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको 2 तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को आप जब डिफाइन कर रहे हैं 2 तरह से, इसका भौतिक परिभाषा देंगे, इसका भौतिक, और एक होगा आपका रासायनिक परिभाषा, फिजिकल डेफिनेशन और केमिकल डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो वैसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो जीव जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको खाते हैं, इसको हम लोग भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है। तो आप सबसे पहले इसको फिजिकली डिफाइन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्या हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? जैसे आप इसको क्या करते हैं, आप समझिए, आप जब कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जब आप भोजन के रूप में लेते हैं और आप ऑक्सीजन जो है श्वसन के रूप में लेते हैं, रेस्पिरेशन के रूप में लेते हैं, तो इसका विघटन होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोज होके वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस ऊर्जा प्रदान करता है, जिसको हम लोग एटीपी एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, तो ये जो ऊर्जा है उसको एटीपी ऊर्जा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जब ये श्वसन, ये ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और ये भोजन के रूप में लेते हैं, जब ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 H2O विघटित होता है, डिकम्पोज होता है, और ये हमको एनर्जी प्रदान करता है, और इसी एनर्जी से हम काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं जीव जंतुओं के लिए। ये डेफिनेशन हो गया फिजिकल। अब केमिकली आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? केमिकली डिफाइन हमने आपको अभी बताया कि ये समझिए, इसको जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बनिक यौगिक क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं। जैसे पहला है हाइड्रोकार्बन, पहला है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा है आपका हैलोजन डेराइवेटिव, हैलो या हैलो अल्केन, या इसको कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको कहते हैं हैलोजन डेराइवेटिव। तीसरा है आपका एल्डिहाइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्डिहाइड, चौथा है आपका एल्कोहल, पांचवा है कीटोन, ये सब इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे हैं। अब सबका अपना अपना एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील ग्रुप है, जिसके आधार पर हम इसको पहचानते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है,
हैलोजन व्युत्पन्न में हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जुड़े होते हैं कार्बन के साथ। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, एल्कोहल में OH होता है और कीटोन में CO होता है। ये ग्रुप्स है जिसको हम लोग क्रियाशील समूह बोलते हैं। ये ग्रुप ही इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। केमिकल प्रॉपर्टी इसी से डिसाइड होता है। कीटोन को हम लोग CO से दिखाते हैं, एल्कोहल को OH से दिखाते हैं, एल्डिहाइड को CHO से। ये सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं ये सरल हैं, ये सिंपल हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब एक सवाल उठता है, ये सिंपल हो गए, अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? जब एक साथ ये 2 या 3 एक साथ कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, व्हेन 2 or more than 2 है ना ऑर्गेनिक ग्रुप्स combined together to form a new compound, then this is known as complex organic compound। तो जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड और एल्कोहल मिल गए, एल्डिहाइड और कीटोन मिल गए, तो वो जटिल हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमने रासायनिक रूप से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अब केमिकली। फिजिकली समझ गए? फिजिकली का मतलब होता है कि ये ऊर्जा का सोर्स है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और रासायनिक रूप से आप कह सकते हैं इसको, रासायनिक रूप से ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक रूप से ये पॉली, इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जेपीएससी में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये पूछ सकता है आपसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है रासायनिक रूप से, केमिकली। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है केमिकली इसको ऐसे लिखिएगा, रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इसका मीनिंग आप समझिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है समझिए। पॉली हाइड्रोक्सी, अब देखिए पॉली, वर्ड को समझिए। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी, बहुत सारे। हाइड्रोक्सी का मतलब OH और एल्डिहाइड का मतलब CHO। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये जटिल है। जटिल इस सेंस में है कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब OH बहुत सारे होते हैं और एल्डिहाइड है। इसी तरह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हैं और कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी है। तो उसी तरह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यदि कहेंगे तो पॉली मतलब बहुत सारे, OH मतलब कार्बोहाइड्रेट में ये मस्ट है कि इसमें OH, हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी के नंबर्स बहुत सारे होते हैं और वो या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। ये कभी कभी क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को आप देखते हैं तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जब वो उसको वाटर में डालते हैं, जब उसको पानी में डालते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका विघटन होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। पानी में डालने से यदि कोई चीज़ टूटता है तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट का, तो कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन जब हम उसको वाटर में डिकम्पोज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में टूटते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनका जलीय अपघटन जब किया जाता है तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में विघटित होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, या तो वो सिंपली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में है,
वो यदि इस फॉर्म में नहीं है तो वाटर के साथ जब हम उसको क्या करते हैं, जल के साथ जब प्रतिक्रिया कराते हैं, तो वो इसी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में डिकम्पोज होते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो जलीय अपघटन के बाद या हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में वो विघटित होते हैं। दोनों रूप है। इंग्लिश में आप ऐसे लिखिएगा, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और सम कार्बोहाइड्रेट्स है ना डिकम्पोज इन वाटर, या और आफ्टर हाइड्रोलिसिस सम कार्बोहाइड्रेट्स डिकम्पोज इन फॉर्म ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये आप लिखेंगे। अब देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। देखिए उदाहरण, फिर उदाहरण आप दीजिएगा इसका। कार्बोहाइड्रेट क्या है पहले फिजिकली डिफाइन कीजिएगा, फिर केमिकली डिफाइन कीजिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, चूँकि मैं अभी इस पोस्ट में आने के पहले मैं टीचिंग लाइन से भी जुड़ा हुआ था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉपी चेक किए हैं, तो मुझे ये लगा कि वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। जब मैंने उन्हें क्वेश्चन दिया कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो वो सिंपली लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जबकि आप चूँकि देखिए, आप यहाँ पे एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है, लेकिन आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो उसको फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से डिफाइन करना है। आप फिजिकली लिखिए ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन केमिकली लिखिएगा ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, या वैसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे फंडामेंटल जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो हैं, ग्लूकोज, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पूछा जा सकता है कि आधारभूत कार्बोहाइड्रेट कौन है, फंडामेंटल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी C6H12O6। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि आखिर दोनों का फार्मूला सेम है, तो नाम अलग अलग क्यों है, तो बस फर्क वही है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब आप इसको देखिए, मैं बना के आपको दिखाता हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, आप समझिएगा ध्यान से, 6 कार्बन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके साथ CHO जुड़ा हुआ है, CHO, ठीक है, और यहाँ पर OH, यहाँ OH, ये जो OH है हाइड्रोक्सी, वो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, वो क्या होता है, अल्टरनेटिवली जुड़ा होता है OH। फिर यहाँ पर आप OH, यहाँ H। देखिए कार्बन, आपको मालूम है कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, H, OH, और यहाँ पर फिर OH, H और H। यही है ग्लूकोज। आप गिन कर देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप बताइए, ये C6H12O6 हो गया और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप समझिए, हमने क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो इसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी है, मतलब पेंटा हाइड्रोक्सी हो गया, 5 को हम पेंटा बोलते हैं, और एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप किसको डिनोट करता है, एल्डिहाइड। तो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक तरह का पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये इसका केमिकल नेम है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आप इसको कह सकते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो ये ग्लूकोज हो गया। तो आप अब समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली किस ग्रुप से बने हैं, तो हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से ऑर्गेनिक ग्रुप्स ऐड, मतलब वो जुड़े हुए हैं, विच ऑर्गेनिक ग्रुप्स,
है ना, या कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनिक ग्रुप्स। तो ऑर्गेनिक ग्रुप हो गया हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये ग्लूकोज हो गया। हम लोग इसको जनरल ग्लूकोज बोलते हैं, लेकिन केमिकली वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चलिए, उसी तरह हम लोग फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज अब देखिए, फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला तो वही है C6H12O6, लेकिन डिफरेंस क्या है समझिए इसको। फ्रक्टोज का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें भी 6 कार्बन हैं, यहाँ पर H, OH, H, यहाँ पर CO हमने आपको बताया है कीटोन ग्रुप है। फिर यहाँ पर H, OH को हमेशा अल्टरनेटिवली लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट करें अगला उसका अल्टरनेट होना चाहिए। फिर यहाँ OH, H, यहाँ पर आपका हो गया H, OH और H। अब इसमें भी आप काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6। तो ये भी तो वही हुआ C6H12O6, लेकिन और ये फ्रक्टोज है। तो आप देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए हम लोग उसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज। अब इसमें भी क्या है, पेंटाहाइड्रोक्सी, इसमें भी 5 हाइड्रोक्सी है, लेकिन ये कीटोन है। किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप ये लिखेंगे जेपीएससी के एग्ज़ाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे कि ग्लूकोज क्या है, एक तरह का एल्डिहाइड है, और ये क्या है, फ्रक्टोज कीटोन है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन से बने हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच है। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के इतने सारे हैं बेसिक। अब इन्हीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या होते हैं, बाकी कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सुक्रोज, इसका फार्मूला है C12H22O11, सुक्रोज। ये जनरली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में नहीं होते हैं, हमने बताया ये उस फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमने आपको बताया हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, है ना, जिसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जब ये जनरल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में ग्लूकोज की तरह नहीं है, लेकिन जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये टूटता है ग्लूकोज में और प्लस फ्रक्टोज में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। तो इस तरह आप देखिए, हमने जो डिफाइन किया उस हिसाब से ये सही है। इसको भी हम कार्बोहाइड्रेट मानेंगे, क्योंकि ये भी वाटर हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसी तरह आप देखिएगा, ये सुक्रोज है। सुक्रोज आपको गन्ने के जूस में पाया जाता है, शुगर केन में सुक्रोज होता है, और फ्रक्टोज हनी में होता है। आप इसको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, हनी में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है और शुगर केन में सुक्रोज होता है। इसी तरह आप देखेंगे स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसका मेन सोर्स कौन है स्टार्च का, आप जान रहे हैं, माड़, आलू, है ना, रूट बीट, जो भी है सब स्टार्च उसमें है। अब स्टार्च का फार्मूला देखिए क्या होता है, C6H10O5 का होल N, ये स्टार्च का फार्मूला है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टार्च को किस रूप से डिनोट करते हैं, C6H10O5, और ये होल N मतलब ये बहुत सारे, है ना, ये इसको हम लोग पॉलीमर भी बोलते हैं। आप जानते होंगे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं हम लोग। तो ये एक तरह का पॉलीमर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब समझ लीजिए जो असंख्य अणुओं से मिलके बना है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, तो इसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। अब इसको भी देखिए, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको C6H10O5 को जब आप वाटर से रिएक्ट करिएगा, वाटर से, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको वाटर भी लेने पड़ेंगे, तो वो N से 6H12O6 से में टूट जाता है ग्लूकोज में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका स्टार्च जो है वो स्टार्च वो बहुत सारे क्या है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, समझ गए। उसी तरह सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज जो है वो कॉटन में पाया जाता है, कॉटन में, और ये भी कार्बोहाइड्रेट के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, लेकिन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो भी ग्लूकोज में डिकम्पोज होता है। तो इस तरह आप कार्बोहाइड्रेट समझ गए होंगे, और यही कार्बोहाइड्रेट मेन है, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके।